गणिका विद्यार्थियों, अब हम ब्लड के अगले पार्ट में बात करेंगे। पिछला पार्ट मैंने आपको डाला है जो 13 मिनट का वीडियो रहा। आज के कंसेप्ट में हम इस टॉपिक को कंप्लीट करके और अगले टॉपिक को लेने वाले हैं। बड़े ध्यान से देखेंगे, सभी का ध्यान बोर्ड पर रहे। प्लाज्मा प्रोटीन पर वो कंसेप्ट आपका अधूरा रह गया, तो और यहां से ध्यान देंगे आगे। प्लाज्मा प्रोटीन में बात करें तो फाइब्रोनोजन है, प्रोथ्रोम्बिन है, एल्बुमिन है और ग्लोबुलिन है। ये चार महत्वपूर्ण प्रोटीन प्लाज्मा प्रोटीन है। फाइब्रोनोजन प्रोटीन रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है। ठीक है, फाइब्रोनोजन प्रोटीन रक्त का थक्का जमाने में सहायक है और प्रोथ्रोम्बिन भी रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है। अब इसमें अपन बात करें तो विटामिन के भी रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है। विटामिन में बात करें तो रक्त का थक्का जमाने में के सहायक होती है। और कणिकाओं में बात करें तो प्लेटलेट्स भी रक्त का थक्का जमाने में क्या करती है, सहायता करती है। तत्वों में बात करें तो तत्वों में कैल्शियम क्या करेगा, रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। आगे बात करें तो ध्यान दें, एल्बुमिन प्रोटीन अंडे में पाई जाती है। एल्बुमिन प्रोटीन किसमें पाई जाती है, अंडे में। ग्लोबुलिन प्रोटीन है, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करती है। कौन सी प्रोटीन, ग्लोबुलिन प्रोटीन। ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता में क्या होती है, सहायक होती है। कौन सी प्रोटीन, ग्लोबुलिन प्रोटीन। ठीक है, तो इस तरीके से चार प्लाज्मा प्रोटीन होती है, फाइब्रोनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन। इसी कंसेप्ट में आगे बात करते हैं, ध्यान देंगे सभी। यदि हम ध्यान रखना, ब्लड के अंदर से फाइब्रोनोजन प्रोटीन को हटा दें, फाइब्रोनोजन प्रोटीन को हटा दें, फाइब्रोनोजन प्रोटीन को हटा दें, तो ध्यान रखना शेष हमें जो द्रव पदार्थ होगा वो सीरम कहलाता है। सीरम का प्रयोग बीमारियों की जांच में किया जाता है। ब्लड में से यदि फाइब्रोनोजन प्रोटीन को हटा दिया जाए, तो उससे जो द्रव होगा वो क्या कहलाएगा, सीरम कहलाएगा। ठीक है, बस इतनी ही बात करनी है यहां पर अपन को। अब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पे बात कर लेते हैं। ठीक है, अब कणिकाओं पे बात कर लेते हैं। इधर ध्यान देंगे सभी। कणिका कार्पल्स बोल सकते हो आप लोग, कार्पल्स या जो कणिका है उन पे बात करेंगे, कार्पल्स या कणिका। इसमें सबसे पहले बात करते हैं आरबीसी पर। ठीक है, आरबीसी के बारे में बात करें, पूरा नाम लाल रुधिर कणिका। आरबीसी का पूरा नाम क्या होता है, लाल रुधिर कणिका, रेड ब्लड कार्पल्स रुधिर कणिका। ठीक है, सामान्य तौर पर इसका एक बात तो यह ध्यान रहे कि इसका जीवन काल है वो कितना होता है। आरबीसी का जीवन काल 90 से 120 दिन होता है, यानी मैं सामान्यतः 120 दिन लिख सकता हूं कि आरबीसी का जो जीवन काल है वो कितना होता है, 120 दिन होता है। ठीक है, दूसरी बात करें तो आरबीसी के बारे में आपको ध्यान रखना है कि ये गैसों का विनिमय करने का कार्य करती है, गैसों का परिवहन करने का कार्य कौन करता है, आरबीसी। ये कार्य है इसका महत्वपूर्ण, परिवहन का कार्य करती है। आरबीसी गैसों का परिवहन का कार्य करती है, आरबीसी गैसों के परिवहन का कार्य करती है। यह बात आपको ध्यान रखनी है कि आरबीसी है वो क्या करती है, गैसों का परिवहन करती है। इसका जीवन काल 120 दिन होता है और इसका जो निर्माण है आरबीसी का, ये कहां पर होता है, तो ध्यान रखना इसका निर्माण होता है लाल अस्थि मज्जा में। आरबीसी का जो निर्माण है वो कहां पर होता है, लाल अस्थि मज्जा में। हालांकि मैंने पहले पढ़ाया था आपको तो काफी अधिकांश डिटेल्स दे रखी है, लेकिन अभी फिलहाल मैं आपकी बोर्ड एग्जाम को देखते हुए उसी कंसेप्ट की बात करूंगा, इसलिए कोई ये ना सोचे कि थोड़ा बहुत बताया है मैटर। ठीक है, फिलहाल एग्जाम के पॉइंट व्यू से ही बताऊंगा मैं जो चीजें बता रहा हूं, और भी कम करने की सोच रहा हूं। ठीक है, आरबीसी का पूरा नाम लाल रुधिर कणिका। ठीक है, जीवन काल 120 दिन। ठीक है, हालांकि इसको लैटिन भाषा में इरिथ्रोसाइट कहते हैं, लैटिन भाषा में इसको इरिथ्रोसाइट कहते हैं। इरिथ्रो का मतलब होता है लाल, इरिथ्रो का मतलब क्या होता है, लाल होता है, साइट यानी कोशिका, यानी ये लाल कोशिका होती है। कौन सी कोशिका, लाल कोशिका। इरिथ्रोसाइट का मतलब होता है लाल कोशिका। इरिथ्रोसाइट लैटिन भाषा का एक शब्द है, इरिथ्रोसाइट एक लैटिन भाषा का शब्द है, ध्यान रहे आप सभी को। ठीक है, लाल कोशिका, इरिथ्रो यानी लाल, साइट यानी कोशिका। आरबीसी का जो जीवन काल होता है 120 दिन होता है। गैसों का परिवहन का कार्य आरबीसी करती है। आरबीसी का जो मुख्य रूप से निर्माण होता है वो कहां पर होता है, लाल अस्थि मज्जा में। आरबीसी का मुख्य रूप से निर्माण कहां पर होता है, लाल अस्थि मज्जा में। इतनी बात आप लोगों को यहां से ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे बात करें तो डब्ल्यूबीसी पे बात करेंगे फिर। ठीक है, डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम ध्यान देंगे, श्वेत रुधिर कणिका, श्वेत
रुधिर कणिका, श्वेत रुधिर कणिका, WBC का पूरा नाम क्या है? श्वेत रुधिर कणिका, श्वेत रुधिर कणिका। इसका जीवन काल सामान्यतः 8 से 10 दिन, याद रख लीजिएगा, ठीक है। यदि लगभग जीवन काल इसका, एनसीईआरटी बुक तो ये कहती है कि कुछ समय से लेकर कई वर्षों तक होता है, लेकिन आप लोग यहां से ये ध्यान दीजिएगा, लगभग 3 से 7 दिन लगभग ध्यान रख लीजिए। अलग अलग बुकों में इसके बारे में अलग अलग जिक्र दे रखा, तो ऐसे में ऐसे प्रश्न एग्जाम में आता नहीं है। दूसरी बात, इसका निर्माण कहां होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो निर्माण है, WBC का जो निर्माण होता है पीली अस्थि मज्जा में होता है। कहां पर होता है? पीली अस्थि मज्जा में। WBC का जो निर्माण होता है पीली अस्थि मज्जा में होता है। और ये जो WBC है ये रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करती है। WBC रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करने का काम करती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करती है। WBC रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करती है, ठीक है। WBC क्या करती है? रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करती है, ठीक है। आगे दूसरी बात ये और ध्यान रखना है, रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करने के कारण WBC को शरीर की सैनिक कोशिका कहा जाता है। WBC को क्या कहा जाता है? शरीर की सैनिक कोशिका, शरीर की सैनिक कोशिका कहा जाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करती है, WBC को शरीर की सैनिक कोशिका कहा जाता है, शरीर की सैनिक कोशिका कहा जाता है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है कि WBC को शरीर की सैनिक कोशिका कहा जाता है, ठीक है। इधर बात रखनी है आप लोगों को, ध्यान है कि इसको लैटिन भाषा में एरिथ्रोसाइट कहते हैं। ध्यान रहे आपको, WBC को लैटिन भाषा में ल्यूकोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट, ठीक है। ल्यूको यानी श्वेत और साइट यानी कोशिका, यानी श्वेत कोशिका होती है। क्या होती है ये? श्वेत कोशिका। ल्यूकोसाइट का मतलब है यहां पर श्वेत कोशिका होती है। क्या होती है ये? श्वेत कोशिका। हालांकि ध्यान रखना, आरबीसी की कमी से एक रोग हो जाता है एनीमिया, तो यहां से ये रोग और थोड़ा ध्यान रख लेना। आरबीसी की जो कमी से रोग होता है वो कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग, है ना। एनीमिया रोग को बोलते हैं रक्त अल्पता या रक्तहीनता, रक्त अल्पता, रक्त अल्पता या रक्तहीनता, रक्तहीनता, ठीक है। रक्त अल्पता बोल दो, चाहे आप रक्तहीनता बोल दो, ठीक है। आरबीसी की अधिकता से पॉलीसाइथीमिया रोग हो जाएगा, लेकिन पूछेगा नहीं। आप यहां कमी का रोग पूछ सकता है, ठीक है। यहां WBC की मात्रा अधिक होने पर ल्यूकोसाइटोसिस रोग हो जाएगा, और WBC की कमी से जो रोग होगा ल्यूकोपीनिया रोग होगा, ठीक है। ल्यूकोपीनिया रोग होगा, और WBC की अनियंत्रित मात्रा बढ़ जाए तो वहां ल्यूकेमिया रोग हो जाएगा, ब्लड कैंसर रोग हो जाएगा, ल्यूकेमिया हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां से प्रश्न नहीं पूछेगा, इसलिए लिख नहीं रहा मैं, ठीक है। बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग बात करें तो, ठीक है। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं प्लेटलेट्स के बारे में, ठीक है। प्लेटलेट्स के बारे में, प्लेटलेट्स, इसको बिंबाणु बोलते हैं, ध्यान रहे आप सभी को, बिंबाणु, ठीक है, बिंबाणु, ठीक है। प्लेटलेट्स बिंबाणु, इसका जो जीवन काल की बात करें तो इसका जो जीवन काल है लगभग 8 से 10 दिन होता है, लगभग 8 से 10 दिन होता है, ठीक है। प्लेटलेट्स का जो जीवन काल होता है लगभग 8 से 10 दिन होता है। हालांकि इसका निर्माण कहां पर होता है ये पूछे तो आपको बताना अस्थि मज्जा में। कहां पर होता है? अस्थि मज्जा में, ठीक है, अस्थि मज्जा में, ठीक है। प्लेटलेट्स का जो निर्माण होता है वो कहां पर होता है? अस्थि मज्जा में होता है। दूसरी बात करें, यहां पर निर्माण होता है, ये कैसे होता है तो ध्यान रखना। निर्माण के बारे में मैं बताऊं तो ये मेगाकैरियोसाइट कोशिका के टूटने पर होता है। मेगाकैरियोसाइट कोशिका के टूटने पर किसका निर्माण होता है? प्लेटलेट्स का। मेगाकैरियोसाइट कोशिका के टूटने पर किसका निर्माण होता है? प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। मेगाकैरियोसाइट कोशिका के टूटने पर किसका निर्माण होता है? प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। ध्यान रहे कि इसको लैटिन भाषा में क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट। क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। इसको थ्रोम्बो यानी होता है, ध्यान रखना, थक्का जमाने वाली कोशिका, साइट यानी कोशिका, थक्का जमाने वाली कोशिका, थक्का जमाने वाली कोशिका। थ्रोम्बोसाइट का मतलब होता है थक्का जमाने वाली कोशिका, ठीक है। मेगाकैरियोसाइट कोशिका के टूटने पर ध्यान रखना प्लेटलेट्स का निर्माण होता है।
डेंगू रोग होता है जिसको बोलते हैं हड्डी तोड़ बुखार होता है, उसके अंदर ध्यान रखना आरओ वायरस प्रवेश कर जाता है और आरओ वायरस इन्हीं प्लेटलेट्स को क्या करता है, खाने का काम करता है। ठीक है, तो इतनी डिटेल्स ध्यान नहीं रखनी है, फिलहाल आपको बॉडी स्क्रीन पर जितना दिख रहा है इतना ध्यान रख लीजिएगा, काम चलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस ये ध्यान रखो कि ये थक्का जमाने वाली कोशिका है। ये क्या है? थक्का जमाने वाली कोशिका है। ब्लीडिंग टाइम इसका लगभग 1 से 3 मिनट होता है, क्लोटिंग टाइम 2 से 6 मिनट होती है। ठीक है, आगे बात करें तो ध्यान से समझो। अब ये अपना कंसेप्ट कंप्लीट है। अब इसमें ध्यान रखो, मेरे हिसाब से आपका वेरी इंपोर्टेंट जो टॉपिक है यहां पर, ये है बीपी, ब्लड प्रेशर। यानी अगला कंसेप्ट अपन लेते हैं रक्तदाब। रक्तदाब, ठीक है, ब्लड प्रेशर, ये टॉपिक इंपोर्टेंट है, यहां से थोड़ा ध्यान देंगे इस पर। रक्तदाब, ठीक है, रक्त वाहिकाओं के भित्ति के विरुद्ध, यानी परिभाषा भी यहां से पूछ सकता है। रक्त वाहिकाओं की भित्ति, रक्त वाहिकाओं की भित्ति के जो विरुद्ध, रक्त वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध, रक्त वाहिकाओं की भित्ति के जो विरुद्ध लगाया गया, रक्त वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध लगाया गया दाब, लगाया गया दाब क्या कहलाता है? रक्तदाब कहलाता है। ब्लड प्रेशर कहलाता है, रक्तदाब कहलाता है। ठीक है, सामान्यतः किसी व्यक्ति का रक्तदाब कहलाता है, सामान्यतः किसी का बीपी, यानी सामान्य व्यक्ति का जो बीपी है, सामान्य व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बीपी, याद रहे आप लोगों को, 120 से 80 mmHg होता है। 120 से 80 mmHg होता है। Hg का मतलब पारा, Hg का मतलब पारा या मरकरी, पारा या मरकरी। मतलब ध्यान रहे आप सभी को कि सामान्य व्यक्ति का जो ब्लड प्रेशर है 120 से 80 mmHg होता है। इसमें जो ऊपर की वैल्यू होती है ना, इस वैल्यू को बोला जाता है, ध्यान रखना, सिस्टोलिक। क्या बोला जाता है? सिस्टोलिक। सिस्टोलिक का मतलब है परकुंचन। ठीक है, परकुंचन। ठीक है, बीपी हाई में यही वैल्यू बढ़ती है। ठीक है, और नीचे वाली वैल्यू होती है, इसको 80 को बोला जाता है डायस्टोलिक। क्या बोला जाता है? डायस्टोलिक। यहां से कंसेप्ट आपका वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से जितना बताया उससे भी ज्यादा। ठीक है, सिस्टोलिक परकुंचन होता है, डायस्टोलिक का मतलब होता है अनुशीतलन। अनुशीतलन में क्या होता है? अनुशीतलन। अनुशीतलन में क्या होता है? ब्लड कम हो जाता है। ब्लड क्या हो जाता है? दबाव कम हो जाता है। सिस्टोलिक में ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है, धमनियां फट सकती है, मौत का कारण बन सकती है। ठीक है, सामान्य व्यक्ति का बीपी प्रेशर 120 से 80 होता है। यदि किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर, ध्यान रखना, 140 से 160 है लगभग mmHg है, तो इसको बीपी हाई कहते हैं। क्या कहते हैं? बीपी हाई। हालांकि ध्यान रखना, साइंस में इसको बोलते हैं हाइपरटेंशन। क्या बोला जाता है? हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन। ठीक है, बीपी हाई हो जाती है, इसको बोला जाता है हाइपरटेंशन। और यहां पर 60 से 80 की वैल्यू रहती है mmHg। यदि इसके बीच में, तो इसको बोला जाता है बीपी लो। क्या बोला जाता है? बीपी लो। साइंस में इसको बोला जाता है हाइपोटेंशन। क्या बोला जाता है? हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन। ठीक है, यानी हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन का मतलब होता है बीपी हाई, मतलब यहां पर ब्लड का तनाव ज्यादा होता है, यानी कि ब्लड का दबाव ज्यादा होता है। इसको अपन कह सकते हैं हाइपरटेंशन, अति तनाव। हिंदी में क्या बोल सकते हैं शब्द को मैं? अति तनाव। और यहां पर ध्यान रखना, हाइपोटेंशन में ये ब्लड की कमी से भी हो जाता है, यानी कि ध्यान रखना ब्लड की कमी है तब भी हो जाता है। और बीपी को ध्यान रखना, बात करें मापा किससे जाता है, तो ये प्रश्न भी यहां पर बहुत अच्छा प्रश्न है कि बीपी को मापा किससे जाता है। तो बीपी का मापन स्पाइगेनोमेनोमीटर से किया जाता है। यह प्रश्न शानदार है, स्पाइगेनोमेनोमीटर से किया जाता है। स्पाइगेनोमेनोमीटर, बीपी का मापन किससे किया जाता है? स्पाइगेनोमेनोमीटर से। बीपी का मापन किससे किया जाता है? स्पाइगेनोमेनोमीटर से किया जाता है। ठीक है, और बात करें, ध्यान रखना कि सामान्यतः व्यक्ति का ब्लड प्रेशर है वो 120 से 80 होता है। ठीक है, अब इनके बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का? 40 का। तो याद रखो 120 क्या है सर? 120 सिस्टोलिक है। 120 क्या है? सिस्टोलिक है। और 80 क्या है? 80 डायस्टोलिक है। 80 क्या है? डायस्टोलिक है। और आपको पता है इनका जो डिफरेंस है वो नाड़ी स्पंदन है, नाड़ी दर है ना, नाड़ी स्पंदन कह सकते हैं, नाड़ी दर है। अब ये ध्यान रखना, सिस्टोलिक मान 120 है, डायस्टोलिक मान आपका 80 है, और इनका जो नाड़ी स्पंदन डिफरेंस है वो 40 है। ठीक है, 40 का डिफरेंस है। यदि इस अनुपात को काटते हैं तो ये वैल्यू आएगी 3:2:1। ये बात आपको ध्यान रखनी है यहां से। ठीक है, हालांकि ध्यान रखना, और बात करें बीपी के बारे में, तो देखो बीपी की परिभाषा सबसे पहले
यदि इसकी परिभाषा की बात करूं, बीपी की परिभाषा सबसे पहले इसको परिभाषित किसने किया? परिभाषित बीपी को परिभाषित किया कापलन नामक वैज्ञानिक ने सन 1983 में। 1983 में राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित किया गया खेजड़ी, ठीक है, जिसको थार का कल्प वृक्ष कहते हैं, जिसका वानस्पतिक नाम प्रोसोपिस सिनेरेरिया है, ठीक है। तो ध्यान रखें कि रक्तदाब को परिभाषित किया कापलन नामक वैज्ञानिक ने। और जो रक्तदाब है, ठीक है, इस रक्तदाब की बात करें तो ध्यान रखना इसको सबसे पहले मापा किसका? रक्तदाब किसका मापा गया? सबसे पहले रक्तचाप मापा गया घोड़े का। किसका मापा गया? घोड़े का मापा गया 1733 में। स्टीफन हेल्स ने मापा। किसने मापा? स्टीफन हेल्स ने 1733 में घोड़े का ब्लड मापा, ठीक है। ये बाकी छोड़ सकते हो जो लास्ट में बताया। मेन बात आपको ये ध्यान रखनी है, रक्त वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध लगाया गया दाब रक्तदाब कहलाता है। सामान्य व्यक्ति का बीपी 120 से 80 होता है। बीपी मापने वाले यंत्र के अंदर जो ये मापन है, इसमें तत्व कौन सा होता है? पारा या मरकरी बोल सकते हैं। पारा या मरकरी रोग बोल सकते, मरकरी बोल सकते हैं। पारा के मतलब जैसे पारा या मरकरी किस में भरा जाता है? बल्ब में भरा जाता है। ये ट्यूबलाइट होती है, ट्यूबलाइट में पारा भरा जाता है। क्या भरा जाता है? पारा भरा जाता है। अब कोई ट्यूबलाइट टूट जाती है और किसी के मान लो पैर में चुभ जाती है तो उसके इन्फेक्शन हो जाता है, उसके संक्रमण हो जाता है। तो ध्यान रखना पारे की वजह से एक रोग हो जाता है जिसको बोलते हैं मीली माता रोग, ठीक है। ध्यान रहे आप सभी को। तो यहां से ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बीपी का मापन स्पाइगेनोमेनोमीटर से किया जाता है। सिस्टोलिक, डायस्टोलिक और नाड़ी स्पंदन दर पे अपनी बात हो गई, ठीक है। यहां से अब मैं ब्लड के कंसेप्ट को लगभग पूरा कह सकता हूं कि कंप्लीट हो गया। इसमें बस एक चीज और ध्यान रख सकते हो कि आपने आरबीसी डब्ल्यूबीसी पढ़ा है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है, इसकी संख्या का अनुपात कितना होता है? तो ये होता है 600:1, ठीक है। 600:1, ठीक है। हालांकि और ज्यादा ध्यान नहीं रखना। शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त होता है, ठीक है। शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त होता है। रक्त शरीर का टेम्परेचर का नियमन करता है, ठीक है। और सामान्य बात ध्यान रख लेना भाई इसके बारे में, रक्त का रंग जैसे लाल होता है, ये बात बताई दी मैंने। रक्त का जो रंग होता है वो कैसा होता है? लाल होता है। और इसका जो रक्त का पीएच की बात करें तो पीएच भी थोड़ा ध्यान रख लेना, इसका 7.4। रक्त का जो पीएच है वो 7.4 होता है, ठीक है। पीएच स्केल की खोज किसने की? पीएच स्केल की बात करें तो इसकी खोज की सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने। किसने की? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने। सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने पीएच स्केल की खोज की, ठीक है। पीएच स्केल किसे कहते हैं? ध्यान रखना, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लॉगरिथम लघुगणक क्या कहलाता है? पीएच स्केल, ठीक है। पीएच स्केल की खोज किसने की? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने, ठीक है। पीएच स्केल के बारे में पूछे तो, और रक्त का पीएच कितना होता है? 7.4, ठीक है। ये रक्त करता क्या है? तो इस शरीर के तापमान का भी नियमन करता है। शरीर के तापमान का नियमन करता है। शरीर के तापमान का नियमन करता है, ठीक है। शरीर के तापमान का नियमन करता है, ठीक है। ये भी आप लोग यहां से ध्यान रख सकते हो कि ये शरीर के तापमान का नियमन करता है। दूसरी बात, रक्त में हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन क्या करता है? गैसों का क्या करेगा? परिवहन करेगा, यानी कि ऑक्सीजन को क्या करेगा? ये ले जाएगा। एक हीमोग्लोबिन का अणु 4 ऑक्सीजन परमाणु को लेके जाता है, यानी कि 1Hb 4 ऑक्सीजन परमाणु को लेके जाता है। यानी शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन बहता है वो किस तरीके का, ब्लड बहता है वो HbO2 ऑक्सी हीमोग्लोबिन युक्त ब्लड बहता है धमनियों के अंदर। ऑक्सी हीमोग्लोबिन युक्त ब्लड बहता है, ठीक है। यहां धमनियों की बात हुई, ठीक है। रक्त के बारे में ये ध्यान रख लेना थोड़ा सा, शरीर के टेम्परेचर का नियमन करता है, ठीक है। गैसों का परिवहन करता है, एक लाइन में ये भी बात कह सकते हैं, गैसों का परिवहन करता है, ठीक है। इसमें आरबीसी में बात होगी अपनी कि गैसों का परिवहन कर रहा है। डब्ल्यूबीसी ब्लड में ही होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा कर रही है, प्लेटलेट्स क्या कर रही है? थक्का जमाने में सहायक है। ये सब बातें अपनी हो गई, ठीक है। आगे बात करते हैं मेन कंसेप्ट पे, और आगे मेन कंसेप्ट आप लोगों को बता देता हूं कि यहां से अपना ये हो गया। अब धमनी शिरा के बारे में बात कर लेते हैं, यानी रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में बात कर लेता हूं मेन चीज। फिर हार्ट के बारे में बात कर लेंगे, रक्त परिसंचरण, या फिर हार्ट पे ले लेंगे हार्ट का कंसेप्ट। अब देखो मैं लिखा हुआ ही कंसेप्ट आपके सामने ले लेता हूं, जो पहले बच्चों को पढ़ा रखा है उसी कंसेप्ट को ले लेता हूं आपके सामने, ठीक है। एक मिनट आप लोग बने रहो क्योंकि समय कम लगेगा और मेन कंसेप्ट बोलूंगा, वही कंसेप्ट ध्यान रखना, पूरा ध्यान नहीं रखना आप लोगों को, ठीक है भाई, पूरा ध्यान नहीं रखना है, ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना। पूरा ध्यान रखोगे तो प्रॉब्लम रह जाएगी क्योंकि आपको क्लियर नहीं हो पाएगा, और जितना क्लियर हो उतना ही ध्यान रखना चाहिए ना, एग्जाम में मतलब निकला। हालांकि चैप्टर को पूरा कराने के बाद में मेन इंपोर्टेंट को अलग से इसके प्रश्न लास्ट में लेके आऊंगा,
जैसे चैप्टर की ये जो जैव प्रक्रम वाला चैप्टर है ना, इसकी मैं थ्योरी करवा देता हूं पहले, और इसकी थ्योरी कराने के बाद में मैं आप लोगों के पास में फिर इसके क्वेश्चन लेके आऊंगा, फिर और बाकी तो मैं चैप्टरों के इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊंगा। बाकी आप कमेंट कर देना किस प्रकार के आपको क्वेश्चन चाहिए, क्या चाहिए, ठीक है। पर ये चैप्टर 8 नंबर का, जिस चैप्टर पे अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके मेन जिससे मैंने अब आपको बता देता हूं, जैसे साइंस के अंदर 1 मिनट है, अपन ने हर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। ये देखिए, साथ के साथ ही हर्ट के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, मेन कंसेप्ट की, ठीक है। और आपको कौन कौन सा इसमें कंसेप्ट ध्यान रखना, उसके बारे में बात करेंगे। ये हर्ट आपके सामने खुल गया, ठीक है। कौन कौन सी बात आपको ध्यान रखनी है, पूरी बातें आपको ध्यान नहीं रखनी है, ठीक है। हर्ट कहां स्थित है, पहली चीज तो ये ध्यान रखो। तो दोनों फेफड़ों के मध्य थोड़ा बाईं ओर झुका हुआ है, दोनों फेफड़ों के मध्य थोड़ा बाईं ओर झुका हुआ है, स्टर्नम के नीचे या उरोस्थि के नीचे पेराकार्डियल गुहा में स्थित है। आपको कोई एक बात ध्यान रखनी, यहां से ध्यान रखो, वैसे हर्ट कहां स्थित है, आप तो ये लाइन याद रख लीजिएगा, दोनों फेफड़ों के मध्य थोड़ा बाईं ओर झुका हुआ है, बस खत्म कहानी। इसका रंग कैसा है, तो इसका रंग है गुलाबी। एक दूसरी बात ये ध्यान रख लो। तीसरी बात आपको यहां ध्यान रखनी है कि इसका आकार या आकृति कैसी है, तो बंद मुट्ठी जैसा या शंकु आकार हर्ट, ठीक है। जिसका आकार कैसा है या आकृति बंद मुट्ठी जैसा या शंकु आकार, ठीक है। आगे बात करते हैं कि अब यहां पर भी आप लोग लगभग 1 मिनट में जो हार्ट है वो 72 बार धड़कता है, ये बात आपको यहां से ध्यान रखनी है। और आपको आगे ध्यान देना है कि लगभग 1 मिनट में 5 से 6 लीटर रक्त हम शरीर में हार्ट पंप करता है, मतलब हृदय से 1 मिनट में 5 से 6 लीटर लगभग रक्त पंप होता है, ठीक है। और धड़कन की ध्वनि को जिस यंत्र से सुना जाता है उसका नाम स्टेथोस्कोप है। क्या नाम है, स्टेथोस्कोप, ठीक है। एक धड़कन में लगभग 70 ml रक्त पंप करता है। और कुछ ध्यान नहीं रखना है, आगे ध्यान दो। हार्ट की सबसे भारी झिल्ली होती है ना, वो पेराकार्डियम झिल्ली होती है। कौन सी झिल्ली होती है, पेराकार्डियम झिल्ली। एक प्रश्न यहां से ध्यान रखना है कि हार्ट की सबसे भारी झिल्ली कौन सी होती है, पेराकार्डियम झिल्ली होती है। और हार्ट की झिल्ली, पेराकार्डियम झिल्ली के जस्ट नीचे जो द्रव होता है वो द्रव कौन सा होता है, पेराकार्डियल द्रव। कौन सा द्रव होता है, पेराकार्डियल द्रव होता है। हार्ट की सबसे भारी परत को बोला जाता है पेराकार्डियम झिल्ली, और जो द्रव भरा होता है इसमें वो होता है पेराकार्डियल द्रव। अब यहां से प्रश्न ध्यान रखो कि हार्ट की भारी आघातों से रक्षा कौन सा द्रव करता है, हार्ट की भारी आघातों से जो रक्षा करता है वो कौन सा द्रव करता है, तो पेराकार्डियल द्रव। कौन सा द्रव करता है, पेराकार्डियल द्रव, ठीक है। रक्त हार्ट की सबसे भार की परत को बोला जाता है पेराकार्डियम झिल्ली, और इसके जस्ट नीचे भरा होता है वो कौन सा द्रव होता है, पेराकार्डियल द्रव, ठीक है। इतनी बात ध्यान रखो। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि मानव के हार्ट में 4 कोष्ठ हैं या 4 चेंबर होते हैं, 4 चेंबर या 4 कोष्ठ होते हैं। एक देखो दायां अलिंद, दूसरा दायां नीले, दायां अलिंद दायां नीले, बायां अलिंद बायां नीले, बायां अलिंद बायां नीले, ठीक है। एक तो डायरेक्टली ध्यान रखो, दायां में दुखिया बहता, बायां में बढ़िया बहता, यानी दाएं अलिंद और दाएं नीले में जो रक्त बहता है वो कैसा बहता है, अशुद्ध बहता है। बाएं अलिंद और बाएं नीले में जो रक्त बहता है वो कैसा बहता है, शुद्ध बहता है। बायां में बढ़िया, दायां में दुखिया, ठीक है। कई चीजें पढ़ा रखी है, स्पीड पे मैं बोल रहा हूं, आप लोगों को 1.5 या 2 की स्पीड पे चलाने की वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं खुद 2 से गुणा हूं अभी, ठीक है। और किसी को प्रॉब्लम हो तो बता देना, पहले ही मैं फास्टली बात कर रहा हूं और बीच में किसी प्रकार का जिक्र नहीं होगा, क्योंकि फिलहाल आपके एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए सिर्फ कंसेप्ट में बात होगी, ठीक है। तो हार्ट में चेंबर कितने होते हैं, 4, जिसमें हमारा हार्ट का सबसे बड़ा जो चेंबर होता है ये होता है। स्क्रीन पर सब कुछ दिख रहा होगा आप लोगों को वैसे तो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आ रही होगी। और फिर भी प्रॉब्लम आए तो बता देना, चीजें पूरी ध्यान नहीं रखनी, जो मैं बता रहा हूं वही ध्यान रखनी है। हार्ट का सबसे बड़ा चेंबर होता है ये, ठीक है। बायां नीले चेंबर सबसे बड़ा होता है, ठीक है। और यहां पर बात करें तो दायां अलिंद दायां नीले के बीच में ट्राइकस्पिड वाला, और यहां पर बायां अलिंद और बाएं नीले के बीच में बाइकस्पिड वाला होता है, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे बात करें, हार्ट में 4 चेंबर हो गए मानव हार्ट में। इसके बाद में बात करें मानव हृदय का, हृदय किसको कहा जाता है, तो ध्यान रखना पेसमेकर को। क्या कहा जाता है, पेसमेकर को। पेसमेकर का दूसरा नाम क्या है, एसेनोड। क्या है, एसेनोड, बस इतना ध्यान रखो। पेसमेकर का दूसरा नाम क्या, एसेनोड। और मानव हृदय का हृदय किसको कहा जाता है, पेसमेकर को। मानव शरीर का एकमात्र ऐसा अंग जो सबसे व्यस्त रहता है, मानव शरीर का सबसे व्यस्तम अंग पूछ लिया जाए तो हृदय। मानव शरीर का सबसे व्यस्तम अंग कौन सा, हृदय, ठीक है। ध्यान रखना,
जिस दिन ये आराम करेगा हमेशा के लिए आराम करेगा, ठीक है। मानव का सबसे व्यस्तम अंग कौन सा है? हृदय। मानव शरीर की सबसे व्यस्तम पेशी कौन सी होती है? कार्डियक पेशी। कौन सी? जो केवल हार्ट में होती है। कुल पेशियों की संख्या 639 होती है, ठीक है। अब देखो आपको यहां से ध्यान नहीं रखना, बस धड़कन का नियंत्रण कौन करता है? पेसमेकर। और पेसमेकर को हृदय का क्या कहते हैं? हृदय कहते हैं, ठीक है। हृदय की गतिविधियों की जो जांच की जाती है वो ईसीजी से की जाती है, जिसका पूरा नाम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। बस इतना ध्यान रखना, इसके अलावा कुछ भी ध्यान नहीं रखना। इसके बाद में देखो हार्ट के चैम्बरों के बारे में बात करें। ये चैम्बर का टॉपिक है, वो आपके एनसीईआरटी बुक में दे रखा है, इसलिए आपको चैम्बर का टॉपिक को ध्यान रखना है, ठीक है। स्तनधारी जीव या कशेरुकदंड वाले जीव, ऐसे नहीं, आप तो ये ध्यान रख लो, मनुष्य है, पशु है, गंगे डॉल्फिन है, ब्लू व्हेल है, इनके हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। और आगे बात करें हम, एविज संघ में आते हैं पक्षी, और पक्षियों के हार्ट में भी कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। इसके अलावा सर्प है, छिपकली है, इनके हार्ट में भी कितने चैम्बर होते हैं? 4। ये पूरे चैप्टर की लगभग बात हो गई, हार्ट से संबंधित ज्यादा से ज्यादा बातें हो रही है। प्रश्न आपके फिर मैं रिलेटेड इंपोर्टेंट वो निकाल के दे दूंगा आपको, ठीक है। एक वीडियो में अलग से 10-20 मिनट का वीडियो बनाकर उसमें मेन प्रश्न इसके और निकाल लेंगे। इससे क्या वर्णन, ये 8 नंबर का पार्ट है और इसमें कोई टॉपिक का वर्णन भी आपसे पूछता है तो आप उसमें ज्यादा से ज्यादा लिख पाओगे, इसलिए वर्णन देख लो, एक बार डिटेल्स देख लो, ठीक है। अब इसके अलावा देखो सर्प है, छिपकली है, इनके हार्ट में 3 चैम्बर होते हैं। मगरमच्छ एक अपवाद है जो रेप्टाइल संघ में आता है, लेकिन फिर भी इसके हार्ट में कितने चैम्बर है? 4 चैम्बर। कितने चैम्बर है? 4। आगे आपको ध्यान रखना, एम्फीबिया संघ में आता मेंढक, और मेंढक के हार्ट में चैम्बर कितने होते हैं? 3, ठीक है। आगे बात करें तो पीसीज संघ में आती है मछली। क्या आती है? मछली। और मछली के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 2 चैम्बर होते हैं। मछली के हार्ट में चैम्बर होते हैं 2, और इन्हें कहते हैं वास्तविक मछली। क्या कहते हैं? वास्तविक मछली, ठीक है। ध्यान रहे आप सभी को, मछली जो श्वसन की प्रक्रिया करती है वो क्लोम या गिल्स या गलफड़े की सहायता से करती है, ये बात मैंने आप लोगों को बता दी, ठीक है। आगे बात करते हैं, बड़े ध्यान से समझेंगे। सर्वाधिक हार्ट में चैम्बर होते हैं केंचुआ के, ये बात आपको ध्यान नहीं रखनी है, ठीक है। आगे ध्यान दो, रखना चाहो तो रख सकते हो कि सर्वाधिक चैम्बर हार्ट में किसके होते हैं? केंचुआ के होती है। किसके? केंचुआ के। आगे ध्यान दो, यहां पर अब रक्त परिसंचरण आ गया कि ब्लड का मतलब परिसंचरण कैसे होता है किसके अंदर? रक्त परिसंचरण में, मतलब दाएं आले, दाएं नीले, बाएं आले, इनकी अधिक डिटेल्स हम अगले वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, बाय।